नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग हल करने वाले हैं हिंदी का टेस्ट नंबर 10। और दोस्तों इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो आपका जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 2016 में, वहां से प्रश्नों को रखा गया है। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर यहीं से प्रश्न के आने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, चाहे आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की, वीडियो की, किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं ना, इन्हीं तरीकों के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर लिखा है यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा। ठीक है, तो ये जो 2016 की परीक्षा हुई थी वहीं से क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। चलिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, मतलब जो शब्द इसमें सबसे अलग है उसी शब्द का चयन करना है। जैसे पहला है पावक, अनिल, अनल और कृषाण। ठीक है, तो इसमें चार का अर्थ एक जैसा होगा, बाकी एक का अर्थ अलग होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पावक का अर्थ क्या होता है? आग। ठीक है। अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है दोस्तों वायु। ठीक है। अनल का अर्थ क्या होता है? आग। और कृषाणु का अर्थ भी क्या होता है? आग। ठीक है, अभी पिछले वाले टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, अनल और अनिल वाला। देखिए ये क्वेश्चन वीडियो की परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका अलग क्या होगा? आग आग आग। तो अलग क्या हुआ? आपका बी वाला ऑप्शन अलग हो गया। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बी वाला उत्तर आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। यहां पर आपको ऐसे शब्द को चिन्ह करना है, मतलब टिक करना है, जो समूह का बोध कराता हो। जैसे पुरुष है, स्त्री है, मनुष्य है और भीड़ है। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा शब्द है जो आपको समूह का बोध करा रहा है? तो आपने देखा होगा कि पुरुष का नाम लेने से ऐसा नहीं है कि आपको समूह का बोध हो रहा है, स्त्री का नाम लेने से भी समूह का बोध नहीं हो रहा है, मनुष्य का नाम लेने से भी समूह का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब भीड़ का नाम आप लेते हैं तो आपके दिमाग में एक चित्र बनता होगा ना, कि बहुत सारे लोग। जैसे आपके दिमाग में चित्र बना कि बहुत सारे लोग, बस वही तो आपका हो गया कि यही तो समूहार्थक चिन्ह हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया आपका राइट आंसर भीड़। जितने भी प्रश्न यहां पर दिए गए हैं, लगभग 26 प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, तो इन 26 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ये लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी से तय होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और अगर इनमें से आप ज्यादा सही कर ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि वधूर्मी का संधि विच्छेद है। ठीक है, देखिए बहुत ऐसी इतनी टफ परीक्षा नहीं होती है आपकी कि बहुत अंदर अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही साधारण से प्रश्नों में आपको उलझा दिया जाता है। वधूर्मी का संधि विच्छेद है, तो आपका देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, आप लोग उत्तर देते रहिए दोस्तों। अब यहां देखिए वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है वधु और ऊर्मी। ठीक है, अब देखिए यहीं पर गलत होता है, ये छोटा ऊ रहेगा या बड़ा ऊ रहेगा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। वधु तो लोग जानते हैं, कुछ लोग वधु लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। और ऊर्मी में ऊर्मी होता है, उर्मी नहीं होता है दोस्तों। तो ऊर्मी होगा तो उर्मी गलत, मतलब ऊर्मी। तो वधु और ऊर्मी, बड़ा ऊ वाला। तो जहां भी आपको ऑप्शन बड़े ऊ वाला मिले, ठीक है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। आप लोगों का उत्तर जो है दोस्तों वो कौन सा है? वधु धन ऊर्मी। और अगर संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये आपका रहा तीसरा प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो आपका चौथा प्रश्न, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए कि आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अब ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। बहुत से लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि उपसर्ग कब लगता है, कहां लगता है, और प्रत्यय कहां लगता है। तो दोस्तों अगर ये आपका शब्द है, ठीक है, क्या है, ये आपका शब्द है, तो जो इससे पहले लगेगा वो उपसर्ग, जो पीछे लगेगा वो प्रत्यय होता है। मतलब यहां पर आपको प्रत्यय ढूंढना है, मतलब पीछे कौन सा शब्द जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, वो बताना है। तो दोस्तों जो इसका मूल शब्द होगा आंशिक का, वो होता है अंश। मूल शब्द भी आपसे पूछा जाता है। और जब इसमें इक प्रत्यय लगा दिया जाता है दोस्तों, तो यही क्या बन जाता है? यही हो जाता है आपका आंशिक। ठीक है, क्या हो जाता है? आंशिक। जैसे दोस्तों इसी तरीके से देह एक शब्द है, देह में इक प्रत्यय लगा दीजिए तो ये हो जाता है दैहिक।
क्या हो जाता है, दैहिक हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको समझना है, जैसे और भी शब्द देख लीजिए, भूत लिखा है, भूत में इक प्रत्यय लगा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा भौतिक। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर परिवर्तन होता है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न का आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, मतलब अंश में इक प्रत्यय लगा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहां देखिए आपको चार खंड दिए गए हैं, एक ये है पुलिस द्वारा चोरी, उसके बाद का माल बरामद, और सी है हो गया है, और डी वाला है कि कोई त्रुटि नहीं। अब इसमें आपको बताना है कि इन तीनों में से किस पार्ट में कोई त्रुटि है। ठीक है, तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए आप लोग, त्रुटि खंड को बताना है। ठीक है, देखिए यहां पर है पुलिस द्वारा चोरी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ के समझ जाएंगे कि पुलिस द्वारा चोरी, क्या चोरी पुलिस करती है, तो यहां पर तो वैसे भी इसका अर्थ क्या हो रहा है कि पुलिस ने चोरी किया है, तो ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस ने चोरी किया है, तो ये वाला आपका खंड क्या हो जाएगा, यही वाला अशुद्ध है, तो यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ये वाला खंड। अब इसमें होना क्या चाहिए था दोस्तों कि चोरी का माल, ठीक है, चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ, किसके द्वारा, पुलिस द्वारा बरामद किया गया। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, शुद्ध होगा। तो यहां पर पुलिस द्वारा चोरी, पुलिस द्वारा चोरी तो की ही नहीं जाती है, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, यही आपके लिए यहां पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, ए वाला आपका उत्तर सही हो गया। चलिए अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, छठा वाला कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों, मिश्र वाक्य आपको बताना है, तो आपका उत्तर जो है एकदम तेजी से आना चाहिए कि मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों उत्तर देते रहिए। चलिए मैं बताता हूं आपको इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों। देखिए यहां पर है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, जहां पर आपको मिल जाए जब तब, ठीक है, तो ये वही हो गया लगभग, जब मतलब ज्यों ही, और यहां पर कॉमा लग गया मतलब त्यों, मतलब ज्यों त्यों जहां भी आपको मिल जाए, तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो यहां पर मिश्र वाक्य जो है वो आपका डी वाला है। तो अपने आंसर जो है काउंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको ये बताना रहेगा कि आपने कितने उत्तर जो है सही दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां। देखिए 6 के बाद सीधे 11वां प्रश्न आया है। ठीक है, बीच में आपको 7, 8, 9 और 10 चार प्रश्न यहां पर कम किए गए हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आए थे ना, ये वाक्यांश वाले उत्तर थे। एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया था और वहां से प्रश्न पूछे गए थे, तो उसको हटा दिया गया, उसको यहां नहीं रखा गया। तो फटाफट से उत्तर दीजिए आप 11वें प्रश्न का। ठीक है, ये 11वां है पेपर के हिसाब से और हमारा है 7वां प्रश्न। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बतानी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस, गंगा, बी है कृष्ण, कामायनी, मिठास, डी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, सी है और डी है ममता, वकील और पुस्तक। देखिए ए वाले ऑप्शंस को अभी छोड़ दीजिए आप, यहां से बी से चर्चा करते हैं हम लोग, कृष्ण और कामायनी। ठीक है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लखनऊ है, ठीक है दोस्तों, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम देखिए ये भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा जो है दोस्तों ना, ये भी क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और यहां पर बात करें ममता, वकील, ममता यदि नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन दोस्तों वकील जो है ये और ये दोनों क्या है, समूहवाचक है। ठीक है, मतलब जातिवाचक है। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने राम है, रामचरितमानस है और गंगा है। गंगा नदी का नाम, रामचरितमानस किताब का नाम और राम व्यक्ति का नाम है, मतलब तीनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, आपका जो उत्तर है दोस्तों वो सही हो जाएगा रामचरितमानस वाला जो है, ये वाला ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। तो जितने भी हमारे दोस्तों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। ऑप्शन ए है प्रलय, बी है धवल, सी है पंकिल और डी है पामर। ठीक है, तो एक एक शब्दों के उत्तर हम लोग देखते हुए चलेंगे और वहां पर देखेंगे जो भी आपका सही ऑप्शन होगा उसी पर टिक करना है। ठीक है, देखिए
प्रलय का अर्थ क्या होता है? प्रलय का अर्थ होता है कि कुछ जो है तूफान जैसा, इस तरीके का, ठीक है। जैसे विनाश कहीं हो रहा हो तो प्रलय हो जाएगा। तो ये गंदा या मैले से तो है नहीं, ये भी गलत, ठीक है। धवल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एकदम स्वच्छ, ठीक है। क्या होता है? स्वच्छ हो, सफेद हो, ठीक है। सफेद, उजला, मतलब श्वेत से जो अर्थ लिया जाता है, ठीक है, श्वेत हो, ये सारी चीजें किसकी है? धवल की है। तो यहां पर तो गंदे की बात हो रही है, तो ये जो है धवल भी गलत, धवल भी ऑप्शन में नहीं होगा। पामर की दोस्तों अगर बात करें हम, तो आप लोग पंकिल और पामर दोनों में ही कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो पामर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये होता है जैसे दुष्ट, ठीक है, दुष्ट हो, खल हो, ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं, जैसे दुर्जन होते हैं, ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है दुष्टता से। तो बचा आपका क्या? पंकिल, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों? देखिए, पंकिल का अर्थ वैसे भी आप समझ सकते हैं पंक से, और पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मलिन वाला जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 13वां, कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है मंदाकिनी, ये भी गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। भागीरथी, ये भी गंगा का पर्यायवाची है। और सुर सरिता, मतलब देवताओं की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी गंगा जी को ही जाना जाता है। तो यहां पर दोस्तों जो सी वाला ऑप्शन है आपका सही है, और ये किसका पर्यायवाची है? ये आपका यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? यमुना का। बाकी के जो तीनों शब्द हैं ये गंगा के पर्यायवाची है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देवी देवताओं से जो संबंधित प्रश्न के जो पर्यायवाची बनते हैं, वो प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हर्ष का विलोम है। चलिए हर्ष का विलोम फटाफट से बताइए। देखिए यहां पर आप लोग गलतियां कर देंगे, क्योंकि चारों जो है, अच्छा हाँ, हर्ष का विलोम ठीक है। देखिए यहां पर शब्द आपको दिया है खुशी, विषाद, उल्लास और आनंद, ठीक है। तो यहां पर जो खुशी है ये भी हर्ष का, ये विलोम नहीं है, बल्कि ये क्या है? समानार्थी है या पर्यायवाची आप कह सकते हैं। उल्लास जो है ये भी क्या है? पर्यायवाची है। और आनंद जो है ये भी क्या है? पर्यायवाची है। अब बचा क्या दोस्तों? विषाद, और विषाद का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? दुख, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक। तो आपने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 15वां प्रश्न है। देखिए बीच में जो 4 क्वेश्चंस छोड़े गए थे उनको आप बाहर निकाल दीजिएगा जब अपना स्कोर बताइएगा, मतलब आप 30 में से 4 बाहर निकाल के 26 में अपना स्कोर देंगे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आपके लिए कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। सही वर्तनी का चयन करना है, ठीक। अब देखिए यहां पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, एक एक ऑप्शंस को आप देखते रहिए, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन है यहां पर लिखा है अवन्नति, ठीक है। तो क्या ये शुद्ध है? शुद्ध तो दोस्तों होगा अवनति, ठीक है, अवनति, ठीक। यहां पर बात करें मुश्किल, ठीक है, तो ये जो शुद्ध रूप में लिखा जाएगा वो होगा मुश्किल, ठीक, ये शुद्ध होगा। और मातृभूमि और श्रृंगार, देखिए ये श्रृंगार तो इतनी बार पूछा गया परीक्षाओं में कि आपको याद ही हो गया होगा कि यही जो है यहां पर शुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि इसका अशुद्ध जो रूप होता है वो ये होता है, ठीक है। इस तरीके से जो लिखा जाता है वो गलत होता है। अब यहां पर लिखा है मातृभूमि, तो दोस्तों मातृभूमि नहीं होता है। मात्र का मतलब तो हो जाएगा केवल, ठीक है, ये तो हो जाएगा केवल। क्या होता है? मातृभूमि होता है, मतलब माता भूमि जो, ठीक है। तो मातृभूमि, ठीक, मदरलैंड जिसको कहते हैं आप, मातृभूमि। तो यहां पर आपका कौन सा उत्तर सही हो गया? बी वाला उत्तर सही है, क्योंकि उसी की वर्तनी शुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, तो सूरदास के गुरु की बात हो रही है, तो फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों कि सूरदास के गुरु कौन थे। चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग सूरदास के गुरु कौन थे। तो दोस्तों सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य। ये लोग कृष्ण भक्ति शाखा के थे। किसके थे? कृष्ण भक्ति शाखा के थे, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग उत्तर देते रहिए। यहां पर वल्लभाचार्य जी थे, और वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी? पुष्टि मार्ग, ठीक। और ये किसके गुरु थे? ये सूरदास जी के गुरु थे। इन्होंने जो है 4 शिष्यों को अपने क्या किया? इन्होंने 4 शिष्यों को दीक्षित किया, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे? सूरदास जी भी थे, ठीक, 4 ये थे सूरदास, ठीक, सूरदास जी थे, कुंभन दास जी थे, ठीक, परमानंद दास थे, और दोस्तों जो थे कृष्णदास। 4 शिष्यों को इन्होंने क्या किया? आपने दीक्षित किया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने।
और यहां पर एक नाम और आपको मिल रहा है विट्ठल नाथ जी, ठीक है। इन्होंने भी 4 शिष्यों को अपने शिक्षित किया, किसे? छीत स्वामी। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है, ठीक है। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, उसके बाद है चतुर्भुज दास और नंददास। चतुर्भुज दास और नंददास। अब इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूं ये आप समझ लीजिए। 4 इनके शिष्य विट्ठलनाथ जी के, और 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, ठीक। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे कौन? विट्ठलनाथ। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये पुष्टि मार्ग को इन्होंने आगे बढ़ाया। दोस्तों 4 ये जो शिष्य और 4 ये शिष्य, मतलब 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे, इन्हीं 8 को मिलाकर एक नया शब्द आपको मिलने वाला है, अष्टछाप। क्या? अष्टछाप की स्थापना की गई। और अष्टछाप में दोस्तों कितने कवि हो गए, कितने शिष्य हो गए? इनके 8 शिष्य हो गए, 4 इनके और 4 इनके पिताजी के, ठीक है। तो यही कवियों को अष्टछाप कहा जाता है, 8 को, जिसमें सूरदास जो थे ये प्रमुख कवि थे। और इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। क्या? अष्टछाप का जहाज। यहां देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो विट्ठलनाथ जी ने। अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो 8 कवि हैं। सूरदास जी है कि नहीं? बिल्कुल सूरदास जी हैं। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इतनी सारी चीजें तो आपको एकदम रट गई होंगी। रामानंद जी किसके गुरु थे? ये कबीर जी के गुरु थे। इनके कई शिष्य थे, तो इसमें एक कबीर दास जी भी थे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी? ये तो जग जाहिर है कि उनकी भाषा कौन सी थी, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पंचमेल खिचड़ी, ठीक है, जिसे आप सधुक्कड़ी कहते हैं, तो ये उनकी भाषा थी। कौन सी? कबीर दास जी की भाषा थी सधुक्कड़ी। अगला हमारा प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? चलिए, ये जो है दोस्तों आपके लिए बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। जैसे अभी तक तो हम लोग केवल मात्राएं गिनते हुए आते थे, अब यहां पर ये भी काम आ गया, ठीक है। देखिए, चारों ऑप्शंस को देखते हैं एक एक करके। चलिए, चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए है गति। गति का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये समझिए, जब आप किसी छंद को पढ़ते हैं ना, तो जो उसमें प्रवाह होता है, या इसे आप लय कह सकते हैं, तो यही जो प्रवाह या लय होता है वो गति होती है, ठीक है। बात करें तुक की, तो तुक क्या होता है दोस्तों? जो तुकबंदी होती है, जो लास्ट के किसी भी आप कोई भी दोहा या कोई भी छंद पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके जो लास्ट के लाइनों के अंतिम शब्द होते हैं, उनको जो आप मिलाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आया 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 और यहां गया आया, ठीक है, तो इसकी तुकबंदी हो जाती है, ठीक। तो यही जो है तुकबंदी जो मिलती है ना, इसी को तुक कहा जाता है। तो ये हो गया तुकबंदी, ठीक है। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें गढ़ की, तो गढ़ दोस्तों जब आप वर्णिक छंद पढ़ते हैं, कौन से? मात्रिक नहीं, वर्णिक छंद पढ़ते हैं, तो वहां पर गढ़ों की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इनको याद कैसे करते हैं आप? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। मतलब यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़, इस तरीके से आपके 8 गण हो जाते हैं। तो ये किसमें आते हैं? ये आपके वर्णिक छंद में। बात आई यति की, तो यति को क्या कहा जाता है? विराम कहा जाता है। और यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे छंद पढ़ते समय जहां पर आपको रुकना होता है, वही विराम होता है, और उसे ही यति कहा जाता है। तो आपका ये रहा 18वां प्रश्न। चलिए, 19वां प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। देखिए दोस्तों, डिस्कशन इसलिए होता है कि एक क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वाह क्या बात है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अभी भी देखिए दोस्तों, तबीयत उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, इसीलिए आपकी बाकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। मैं बहुत परेशान हूं कि किस तरीके से क्लासेस दी जाए, लेकिन अभी छुट्टी है, स्कूल बंद हो चुके हैं, तो जैसे ही मैं सही होऊंगा ना, तो आप लोगों के लिए एकदम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की जाएगी। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर है कि जहां जो है गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब एकदम से रुकना पड़ जाए जहां पर, वो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाता है, ठीक है। इनके चिन्हों को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। देखिए, योजक चिन्ह को कैसे एक डैश से लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह को इस तरह से लगाते हैं, अल्प विराम जो होता है दोस्तों एक बिंदी लगा करके, माफ कीजिएगा, अल्प विराम है, देखिए ये तो अर्ध विराम हो जाएगा। एक जो आप कॉमा लगा देते हैं, और पूर्ण विराम में एक पूरी पाई खींच देते हैं, तो ये पूर्ण विराम में मतलब वाक्य पूर्ण हो गया। तो यहां पर विचारों के तार टूट जाए, वाक्य पूरा हो जाए, तो क्या कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम लग जाएगा।
अगला प्रश्न है अमरस क्या है। देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि अमरस क्या है, और आपके सामने ऑप्शंस दोस्तों रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भावों की संख्या होती है 33। कितनी? 33 संख्या होती है। ठीक है, और उसी में से एक संचारी भाव है अमरस। ठीक, देखिए ये सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो जब भी आप अलंकार पढ़ें तो वहां पर इन सारी चीजों को 33 आपको याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, मतलब ये होता क्या है, जो है संचारी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जब भी आप रस पढ़े तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अलंकार रस छंद जो भी पढ़े उसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़े। ठीक है, ताकि आपको चीजें पता हो जाए कि क्या होती है। ठीक, तो ये है आपका संचारी भाव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कूप मंडूक होने का क्या अर्थ है? कूप मंडूक होने का क्या अर्थ है? चलिए फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये एक आपका मुहावरा है, कूप मंडूक होना, कुएं का मेंढक होना। ठीक है, तो कुएं का मेंढक होने का अर्थ क्या है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कुएं कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है कि जो जितने क्षेत्र में रह रहा है उसी में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है, जबकि होता क्या है, उसका ज्ञान एकदम सीमित होता है। तो अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला एकदम सही हो जाएगा कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, डन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी चीर का अर्थ है। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, द्रौपदी चीर का अर्थ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग उत्तर क्या लगाएंगे? दो उत्तर आपके सामने आते हैं। ठीक है, पहला उत्तर आपका आ रहा है नारी का अपमान करना, और दूसरा जो आप लोग उत्तर दे रहे होंगे कभी समाप्त ना होना। ठीक है, अब देखिए द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? अगर इसी में मैं लगा दूं चीर हरण, तो दोस्तों हो जाएगा नारी अपमान। क्या हो जाएगा? नारी अपमान हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या अर्थ है? द्रौपदी का चीर। अब द्रौपदी के चीर की अगर बात करें तो द्रौपदी के चीर की विशेषता क्या थी कि दोस्तों वो तो समाप्त ही नहीं होती थी, मतलब उनकी जो साड़ी थी वो समाप्त ही नहीं होती थी। तो द्रौपदी के चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि सी वाला उत्तर जो है एकदम सही हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 22वां प्रश्न। दोस्तों जितने भी प्रश्न आप सही कर रहे हैं उसकी काउंटिंग जरूर करते रहें। ठीक है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की परीक्षा जब भी आप देने बैठेंगे तो कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है और ये दिशा से संबंधित है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, जैसे आप दिशाएं देखते हैं दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूरब, और ये है पश्चिम। ठीक है, अब यहां पर जो ये बीच की दिशाएं होती है, ठीक है, यही इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। पूरब और उत्तर की दिशा मतलब ये वाली दिशा। ठीक है, पूरब उत्तर की दिशा। चलिए ये आपको बताना है कि कौन सी दिशा होती है। ठीक है, पूरब और उत्तर की दिशा दोस्तों कौन सी होती है? यहां से एक प्रश्न बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर उत्तर क्या है? ये जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है ना, इसे हम बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईशान बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी वाला कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कौन सा उत्तर? बी वाला हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों को कैसे हम देखें, तो लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ने वाली है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप उसी तरीके से बनाइए। ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, और इनके बीच में आप दिशाएं खींच लीजिए और इनका नाम आप लिख डालिए, और यहीं से आपको याद होगा। जैसे दक्षिण और पूर्व, तो ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये जो दिशा है ये आग्नेय है। ठीक है, अग्नि की दिशा है। जब भी आप मकान बनवाते होंगे ना तो किचन वगैरह कहा जाता होगा कि इसी दिशा में रखना है, क्योंकि ये अग्नि की दिशा होती है। और ये अभी आपने देखा कि जो उत्तर और पूर्व या पूरब और उत्तर के बीच की होती है दिशा, वो क्या होती है? ईशान होती है। ठीक है, और दोस्तों बात करें अगर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम की क्या होती है? वायव्य होती है। और बात करें पश्चिम और दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वो क्या होती है? नैऋत्य होती है। ठीक है, तो ये दिशाएं आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वाक्य, देखिए प्रश्न क्या है कि यहां पर पहला और अंतिम भाग दिया है, बीच में
वाक्यों को थोड़ा सा उलट पलट करके रख दिया, उन्हीं को उचित क्रम में आपको लगाना है। यहाँ क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें पहला भाग और अंतिम भाग तो स्थिर है, बीच में आपको क्रम जो है सही करना है, ठीक है। सामाजिक जीवन में अब आपको क्रम, और लास्ट है उपाय ही ना कर सके, इसका क्रम आपको बैठाना है कि ये वाक्य सही अर्थ दे। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का। अब यहां पर आपको बताना है कि इसके बाद इन चारों में से कौन सा पार्ट, फिर कौन सा, फिर कौन सा, यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस इसी में से चूज करना है। तो फटाफट से आप लोग जो है ऑप्शन चुनना शुरू कर दीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा समय आपका ले सकता है, ठीक है, तो उत्तर आप लोग देते रहिए, जितना आपको लगे कि समय लग सकता है उतना समय आप ले सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं भी सेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए सामाजिक जीवन में, ठीक है, क्रोध की बराबर जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, अगर ये देखें तब भी सही पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ये तो दोस्तों सही सेट कर दिया हम लोगों ने कि पहले या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो, मतलब या के बाद ला आ गया, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, तो मतलब इसके बाद रा आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति, मतलब वा, ठीक है, या ल र वा, क्या हो जाएगा दोस्तों, या ल र वा। यही अगर क्रम बन रहा है तो ये क्रम हम लोगों का सही हो जाएगा। कैसे, सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, तो यह ल र व जिस ऑप्शन में हो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मतलब आपका ए वाला ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल राइट है। डन है। चलिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में मिल सकते हैं, तो इन तरीके से जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने का तरीका आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप अर्थों को देखिए, सेट करिए, आपका एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। आपका समय भले ज्यादा लगता है लेकिन एक प्रश्न में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। वलय शब्द का अर्थ है, तो आप वलय शब्द को गोले से अर्थ लगाते होंगे ना, तो गोले देखिए दोस्तों, क्या ये गोला जो भरा होता है ये वाला होता है जिसे आप डिस्क कह सकते हैं, नहीं, ये वलय की बात हो रही, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। तो जो वलय होता है ना वो केवल इसी तरह, जैसे रिंग आपकी होती है, रिंग जो हाथ में पहनते हैं वही वलय होता है, चूड़ी होती है वही वलय होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये एक गोलाकार घेरा होता है, क्या, गोलाकार घेरा होता है जिसे वलय कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। मेरे भाइयों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आजीवन, पाप पुण्य, घुड़सवार, पीतंबर, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं बात करूं पाप पुण्य की, तो पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। घुड़सवार में कौन सा समास है, तो दोस्तों घुड़सवार जो घोड़े की सवारी करता है, ठीक है, घोड़े की सवारी करने वाला या घुड़सवार, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, तत्पुरुष में। बात करें पीतांबर की, तो दोस्तों इसमें 2 समास बनते हैं आपके, एक है कर्मधारय और एक है बहुव्रीहि, ठीक है, 2 आपके उत्तर बनते हैं। तो आपके ऑप्शंस के आधार पर उत्तर चुने जाते हैं, समास विग्रह के आधार पर। बात करें आजीवन की, तो इसमें आ जो है आपका उपसर्ग है, अव्यय है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहां जिनको ये लग रहा हो कि नहीं तत्पुरुष होगा, तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि ये आजीवन है, मतलब यहां नहीं से कोई मतलब नहीं, आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर, ठीक है। तो ये आपका बी वाला उत्तर यहां पर सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास किसमें है, आजीवन में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अलंकार आपको चुनना है, ठीक है। अब आप लोग अलंकार यहां पर देखिए, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपको अलंकार से दिया गया है। देखिए कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, यहां पर देखिए तुक बंदी भी हुई है, तो ये तुक आप समझ गए होंगे कि ऐसे ही तुक बंदी होती है। पानी बीच मीन प्यासी मतलब पानी के बीच में मछली प्यासी है
और मोही सुनी सुनी आवे हंसी, मतलब ये सुन सुन कर मुझे हंसी आ रही है। तो मेरे भाइयों, यहां पर क्या हो रहा है कि पानी है, ठीक है, क्या है, पानी तो है मेरे दोस्तों, पानी तो है, कारण तो है, फिर भी क्या है, कार्य नहीं हो रहा है, मतलब प्यास नहीं बुझ रही है। कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, मतलब प्यास नहीं बुझ रही है। और जब कारण हो, ठीक है, फिर भी कार्य ना हो, कारण के होते हुए भी कार्य ना हो मेरे दोस्तों, तो कौन सा अलंकार होता है, तो ये होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब जब कारण हो उसके बाद भी कार्य ना हो, पानी है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है, तो ये विशेषोक्ति हो जाएगा। इसी का उल्टा देख लीजिए कि यदि कारण ना हो तब भी कार्य हो, क्या हो, कारण ना हो तब भी कार्य हो। अगर कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, जैसे आपको मैं उदाहरण दे देता हूं कि बिनुपद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिनुपद चले सुने बिनु काना, पद नहीं है उसके, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, ठीक है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, कारण नहीं है, कान नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, सुन रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। तो ये दोस्तों जब ये वाला अलंकार आए तो वो विभावना हो जाता है। मतलब जब कार्य कारण ना हो तब भी कार्य होने लगे तो विभावना अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों आपका, वो हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशय का मतलब होता है अधिकता, ठीक, क्या, अधिकता, तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात हो तो अधिकता हो जाएगी। उपमा अलंकार मतलब सम समान सरिस इव, जहां पर आपको मिल जाए तो वहां उपमा अलंकार लगा दीजिए। ठीक है, डन है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये दोनों अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण थे, विभावना और विशेषोक्ति। ठीक है, जब कारण हो फिर भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति, और जब कारण ना हो तब भी कार्य हो तो विभावना। ठीक समय पर ना आना, अब ठीक समय पर आ जाना, ठीक है, ठीक समय पर आ जाना, तो ये इसमें कौन सा कारक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए पर आया है तो मे पय पर अधिकरण कारक होता है। ठीक है, आपको कारक चिन्ह याद होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, संबंध का की के रारी रे अधिकरण मे पय पर संबोधन हे हो भो अरे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो यहां पर ठीक समय पर आ जाना तो दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। डन है। चलिए आपका 29वां प्रश्न है दोस्तों कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, यहां पर आपको रिक्त स्थान भरना है, यहां से शब्द उठा करके, ठीक, यहां से शब्द उठा करके आपको भरना है। रामू की फिर रिक्त स्थान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब देखिए यहां पर तुलनात्मक की बात हो रही है थोड़ा सा कि अधिक बुद्धिमान। अब देखिए अपेक्षा अपेक्षा है, अपेक्षा उपेक्षा, जैसे रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, उपेक्षा मतलब बेइज्जती एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब नीचा दिखाया जाना, तो इसीलिए हुई, क्यों हुई, देखिए क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो अपेक्षा मतलब यहां पर अपेक्षा आ जाएगी, तुलना की बात हुई और यहां उपेक्षा हुई। ठीक है, उपेक्षा मतलब क्या हुई, थोड़ा सा उनको नीचा दिखाया गया। ठीक, तो दोस्तों यहां पर पहले में उपेक्षा और दूसरे में अपेक्षा भर देंगे। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए अपेक्षा और उपेक्षा वाला, तो पहले उपेक्षा और अपेक्षा, पहले उपेक्षा है फिर अपेक्षा, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपने स्कोर आप लोग काउंट करते रहिए और बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत रखिएगा, अपने स्कोर जरूर बताइएगा। मंदिर और मंदिरा, ये मदिरा नहीं है दोस्तों, देखिए ये मदिरा नहीं है, मंदिरा है। ठीक है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। मंदिर का तो अर्थ आप जानते होंगे क्या है, मंदिर जहां पर देवी देवता वास करते हैं, मतलब देवी देवताओं का घर। तो जैसे ही आपने सोचा कि देवी देवताओं का घर, यहां पर दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो ए वाला और या तो डी वाला। ठीक है, अब घर तो है नहीं, मंदिर तो घर, घर का पर्यायवाची मंदिर होता है लेकिन यहां मंदिर का अर्थ घर नहीं, गुफा है नहीं, दो ऑप्शंस कट गए। अब आपको दोनों ऑप्शंस में लगाना है, लेकिन आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा कि मंदिरा मतलब पुजारी होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। अगर आपको तुक्का लगाना है तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अब यहां पर बात करें मंदिर, मंदिर किसका घर होता है, देव का घर, देवताओं का घर, और देवताओं के घर को क्या कहते हैं, देवालय।
मंदिर का अर्थ हो गया देवालय। मंदिरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहां पर घोड़े निवास करते हैं, ठीक है। क्या होता है? जहां पर घोड़े रहते हैं, जिसे अस्तबल भी आप कहते हैं, वही होता है मंदिरा, अस्तबल या अश्वशाला। क्या? अश्वशाला। तो आपका डी वाला उत्तर जो हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप याद कर लिए। अब दोस्तों आप लोग अपना स्कोर फटाफट से बताना शुरू करें कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। कितना स्कोर आप लोगों ने किया है। जितना स्कोर आप लोगों ने किया है, जितनी एक्यूरेसी आप लोगों ने रखी है, यकीन मानिए कि परीक्षा में आपका जो वहां पर स्कोर होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा। यदि आपके स्कोर कम आते हैं तो आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपका स्कोर एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल करके है। क्या है? स्टडी शाला, ठीक है, 2.0 स्टडी शाला, SHALA 2.0 ऑफिशियल। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर ले। यहाँ पर जो भी क्लासेस होती हैं कोशिश की जाती है कि सारी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। आजकल तबीयत नहीं ठीक चल रही है तो पढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां भी उसमें हो जा रही हैं, ठीक है। तो उनको सुधार तो करा दे रहे हैं हम, उनको, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उनकी वजह से। फिलहाल आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी बताएं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी कष्ट करिएगा, मतलब शेयर भी जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्कोर 20 प्लस ही रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्कोर एकदम 20 प्लस ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।